हे, क्या आपने सुना है मात्र 8,000 की अर्निंग करने वाला इंसान आज के टाइम में करोड़ों है? नहीं सुना, बट मैंने सुना है। बिल्कुल सही सुना। ऐसे शख्स से आज मैं मिलने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी की जर्नी ने मुझे काफी इंस्पायर किया है। आई होप आप भी काफी इंस्पायर होने और काफी कुछ सीखने वाले हैं उनकी स्टोरी से कि कैसे मात्र 8,000 की सैलरी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और आज के टाइम पे वो इंसान करोड़ोंपति है। तो कैसे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन उन्होंने लिए, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग थी उनकी, तो कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया और कैसे एक अच्छी रिटर्न्स ली। तो हम मिलने जा रहे हैं राजू चौधरी सर से। तो लेट्स गो विद मी। हेलो राजू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। और जहाँ तक सैलरी का बात है तो सैलरी हमारा शुरुआत 6,000 से शुरू हुआ था, 5 से 6,000 जैसे नॉर्मली सबका होता है। Okay. आप 12th पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब के लिए जाते हैं, दिल्ली में आ गया, जॉब शुरू हो गया 6,000 पर मंथ से। तो 6,000 के समय में भी मैं लगभग 2 से 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर देता था, क्योंकि मैं अननेसेसरी खर्चा कभी किया नहीं। शुरुआत में जो मैं, हालांकि 6,000 की सैलरी में तो हमने 3,000 शुरू नहीं किया, 6,000 से सैलरी शुरू हुआ। उसके बाद जब लगभग मुझे लगता है 8-10 हजार जब सैलरी हुआ होगा तो हमें एक बेटी का गिफ्ट आया, मतलब बच्चे का जन्म हुआ, संस्कृति मेरी बेटी। तो सबको लगता है ना कि आप जब जैसे ही मैरिज करते हैं या मैरिज नहीं करते तो पैसा बचाते नहीं है, लेकिन जैसे ही एक बच्चे का बर्डन आता है लगता है कि आप कुछ सेव करें। तो हमने सर्च करना शुरू किया कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। तो कितने साल की थी आपकी बेटी? जन्म ली और उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग किए कि भाई कैसे पैसा जमा करना है। तो मैं मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा हूँ, बिहार से हूँ। मैथ में मेरा 98% मार्क्स 12th में है और 10th में 94। तो हर चीज को मैं मैथमेटिक्स में ड्रॉ करता हूँ, तो हर चीज को मैं कैलकुलेट करता था। तो वाइफ के सामने भी बैठ के मैंने कैलकुलेट किया कि चलो ठीक है, आप मुझे बताओ कि बच्चे के शादी के लिए 20 से 21 साल के बाद कितना पैसा चाहिए। तो उनसे मैं पूछा आज कितना चाहिए, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए चाहिए। तो 10 लाख रुपया को मैं जब 20 साल के बाद लेके जाता हूँ तो शायद 40-50 लाख या 60 लाख तक खर्चा होता। इस तरह से कैलकुलेट किया। तो हमने फिर देखा कि 3,000 रुपये पर मंथ अगर मैं जमा करता हूँ और वो 17-18% रिटर्न दे तो मेरा 50-60 लाख रुपया SIP के थ्रू हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो बेटी का फर्स्ट बर्थडे पे जो भी पैसा इकट्ठा होगा फैमिली मेंबर से, तो उसको आपने इधर उधर ना खर्च करके आपने प्लानिंग किया कि उसको कहाँ ऐसा इन्वेस्ट किया जाए पर मंथ के तौर पे, ताकि आप एक अच्छी उसके लिए क्रिएट कर सके, उसकी शादी के लिए या उसकी स्टडी के लिए। ओके प्लीज। और म्यूचुअल फंड की जर्नी के बारे में मुझे कभी पता नहीं था और मैं सबसे पहले तो मैं LIC एजेंट को बुलाया था। तो LIC एजेंट को जब बुलाया, सब बुलाते हैं आपकी जिंदगी में यही दौर आया हो कि जैसे इन्वेस्टमेंट का बारी होगा आप एक एजेंट को बुलाएंगे, वो LIC कर रहे होंगे। तो LIC एजेंट से पूछा कि मैं 3,000 रुपये पर मंथ तो करने के लिए तैयार हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, 10,000 8-10 हजार सैलरी, 3,000 करेंगे। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सब कुछ तैयार हो गया था, साइन वाइन कर चुका था कि मैं किसी महीने 3,000 नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगले महीना फिर 6,000 देना पड़ेगा। मैं भी तो है ही नहीं, सैलरी थोड़ी बढ़ता है, सैलरी तो 8,000 है तो 8,000 होगा। अगले महीना 11-12 तो सैलरी हो नहीं रहा है, हम 3,000 दे ही नहीं पाएंगे। और 2 महीना मान लो नहीं दिया, 3-3 6,000, तो अगले महीना फिर मेरे पास 3,000 है, पीछे का बकाया नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं कॉमन क्वेश्चन जानता था, मैं ख्यालों में और उसमें कि ऐसा हो जाएगा, इतना कहीं से आ जाएगा, वो कभी नहीं सोचा मैंने कि जितना है हमें उतना नहीं करना है। सैलरी पर्सन थे आप, उसके अलावा कुछ था नहीं, कुछ गलत करना नहीं था, गलत रास्ते पे कभी गया नहीं। तो उनका जवाब था कि नहीं, ये तो आपको देना पड़ेगा। मैं बोला मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना पैसा और इधर से वर्ड आ रहा है देना पड़ेगा, ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने फ्रीडम से पैसा जमा कर रहा हूँ, जो जेब में मेरे पास पैसा होगा, मान लो 3,000 नहीं होगा, मैं 1,000 दूंगा, 500 रुपया दूंगा, नहीं दूंगा। तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं करना है। तो एक इंश्योरेंस को मैं जब समझा तो मुझे लगा सारे इंश्योरेंस ऐसे ही होंगे, तो मैंने पैसा जमा नहीं किया। फिर सर्च करने लगा, सर्च करते करते मैं एक बार, मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है जी, तो पैसा उसी में आता था सैलरी। तो मैं बैंक जब विजिट किया तो एक बुकलेट था, उसमें लिखा हुआ था ICICI डायनेमिक प्लान, 1 साल में 47% का रिटर्न। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, मुझे नंबर समझ में आता है कि भाई ये क्या चीज है, 1 साल में 47% का मतलब 1 लाख का 1,47,000 1 साल में, ये कैसे हो सकता है। तो देखा कि उसमें लिखा था बुकलेट में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। उसके बाद घर में टेलीविजन तो सबके पास है, तो म्यूचुअल फंड का सीरीज आता था CNBC पे, योर मनी ऐसे करके, GTV पे। तो वहां से जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद म्यूचुअल फंड की पढ़ाई करना शुरू किया और शुरुआत मैंने 3,000 रुपये पर मंथ किया। कौन से ईयर में सर? ये किया था मैंने 2010 में शुरुआत किया था। 2010 में, 2008 में भी किया था, लेकिन वो पैसा फिर निकाल करके फिर अच्छे स्कीम में शुरू किया।
तो रेगुलरली जो मैं शुरू किया 3,000 पर मंथ के SIP बच्चे के नाम पे, बेटी के नाम पे, वो 3,000 रुपये पर मंथ अभी 8.5 लाख जमा हुआ है और उसमें 35-36 लाख हो गया है। 3,000 पर मंथ जमा हुआ, बीच बीच में टॉपअप भी किया, कभी 20,000-25,000 एक्स्ट्रा मिल गया तो वो भी डाल दिया। तो इस तरह से करके एक फंड में सिर्फ 35-36 लाख रुपए है। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है 5 साल के बाद वो 70 लाख होगा। ठीक है, और वही मात्र 3-3 हजार का SIP। तो यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ और पीछे फिर पलट के नहीं देखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिर सीखता गया और जब ऐसा भी दौर आया, आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, और 90% लोग मार्केट को गाली देते हैं, म्यूचुअल फंड को गाली देते हैं। हमारे साथ ऐसा दौर आया कि मैं 3-3 हजार पर मंथ जमा कर रहा हूँ, 3 साल जमा करने के बाद 1,15,000 जमा कर रहा और जब स्टेटमेंट देखता हूँ 90,000। मैं आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछना चाह रही थी, कैसे अपने वो पेशेंस रखा म्यूचुअल फंड में? वाइफ को जब दिखाया कि ये 90-95 हजार, तो वो तो बड़ा भड़क गई, ये कहाँ लगा रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि प्लॉट ले लेते, सोना बना लेते। तरह तरह का बात सुनने को मिला। फिर वही पढ़ने में अच्छा था तो पीछे पढ़ाई किया कि मैंने देखा कि मैंने जो म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा वो 400 रुपये से खरीदना शुरू किया और वो गिर के अब प्राइस 3 साल के बाद प्राइस गिर के 300 हो गया। लेकिन मैं फिर पीछे पढ़ना शुरू किया कि ये शुरू तो 10 से हुआ था, 10 से शुरू होके अभी 300 पे, तो भी 30 गुना हुआ है। मैंने 400 से शुरू किया और अब 300 हुआ है, तो गिरा है मेरे ड्यूरेशन में। लेकिन आज 3200-3300 रुपया चल रहा है प्राइस, जो 300 का था अभी वो 3,000 के ऊपर है। तो इस हिसाब से हमारा पैसा वो 35-36 लाख रुपया भी दिख रहा है। फिर उसके बाद जब वाइफ बात कर रही है ना कि गिर गया पैसा और आप ये कर रहे हैं, तो जमीन खरीद लेती है, सोना खरीद लेते हैं, तो मेरे पास उस समय भी 10,000 था। मैं बोला मैं ये भी लगाऊंगा म्यूचुअल फंड। काफी मुश्किल रहता होगा, जैसे बता रहे हो 8,000 रुपए आपकी सैलरी थी पर मंथ, उसमें से 3,000 रुपए निकाल के साइड में करना मुश्किल नहीं था। मैं देखता हूँ कि बस क्या होता है ना, मेरे जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आया। मैं बताता हूँ दूसरों की तुलना मैं अगर करूँ लोगों से, दोस्तों से, सबसे, तो मेरी जिंदगी में कभी मुश्किल आया नहीं। और एकदम छक के सब कुछ करते थे, PVR में पिक्चर भी देखते थे, खाना भी खाते थे होटल में जाके। होता क्या है कि हमारा सैलरी 10,000 है और मेरे दोस्तों का भी सैलरी 10,000 है मान लो, वो अचानक से क्या करेंगे, तुरंत में एक प्लॉट बुक करेंगे और जिसका EMI देंगे वो 6,000 रुपया, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि प्लॉट में हाँ करोड़पति बन जाएंगे उसमें, ऐसा उनको लगता है। तो 6,000 रुपया तो वहां गया, अब 4,000 में उनको जीवन यापन करना है, तो कैसे करते होंगे? ठीक है, अब मेरे पास क्या था, 10,000 था, मैं 3,000 पे SIP किया और बाकी सारा पैसा अपने आप पे खर्चा। तो कोई 4,000 में जिंदगी जी रहा है, कोई 7,000 में जी रहा है, तो उनसे डबल हम अच्छा जिंदगी जी रहे थे। तो कभी तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, ये अननेसेसरी खर्चा नहीं था कि आईफोन ले लेते हैं। जैसे आपकी हमने एक YouTube वीडियो पे देखा था कि आप अपनी जर्नी बता रहे थे कि कैसे आपकी वाइफ को आपने एक चांदी का मंगलसूत्र सोने का कलर चढ़ा के दिया, तो प्लीज थोड़ा सा वो भी हमारे ऑडियंस को बताएंगे कैसा क्या रहा। हाँ, बस तो सैलरी तो मेरा वही 8-10 हजार था, तो कुछ काम था नहीं, नौकरी लग चुका था 8-10 हजार का दिल्ली में, तो शादी ही था काम। भाई सब काम हो गया तो अब क्या करना है, तो शादी कर लेते हैं। अब शादी कर लेते हैं, पैसे तो है नहीं पास में, और कर्ज कभी मैं सोचा नहीं था कि कर्ज लूंगा। कर्ज इसलिए नहीं लूंगा, मुझे एक चीज याद है कि हमारे बाबूजी बड़ा कर्ज लेते थे और कर्ज लेके हमेशा जो है परेशान रहते थे। तो हमने दिमाग में वो बचपन से था कि कर्ज नहीं लेना है कभी, तो कर्ज हमने लिया नहीं। तो शादी किसी तरह से हुआ, तो हमारे पास पैसे है ही नहीं। मेरे पास, मैं चांदनी चौक में घूम रहा था, शायद 1,000 रुपये मेरे पास होगा, और शादी 1 सप्ताह के बाद है। तो मैं 250 रुपया का मंगलसूत्र, वो रोल गोल्ड वाला होता है, वो लिया और वो जाके दिया, और इतना बेइज्जती हुआ शादी में। तो जान गए सारी लेडीज ये तो नकली सोना है। अब मैं कुछ बोलते नहीं, मैंने क्या बोलिएगा आप कि आप कहते हैं कि दिल्ली में नौकरी करते हैं, जॉब में है, सर्विस में है, और जो है आप एक सोना भी, मंगलसूत्र भी नहीं दे पा रहे। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। और मुझे लगता है कि वहां से 10-12 साल के बाद तक भी मैं सोना उनको नहीं दिया था। और 10-12 साल के बाद फिर मेरे पास कुछ पैसा जमा हुआ, कुछ 1.25 लाख रुपए जमा हुआ था एक बार में। 1.25 लाख का सोना, कुछ कंगन था, कुछ मंगलसूत्र भी था, इस तरह से करके। और अभी तो न जाने कितना, कभी 4-5 लाख का खरीद लेते हैं, वो पता नहीं चलता। तो हमने वो गलती नहीं किया जो लोग करते हैं ना, शादी में 3%, 5% पे लोन ले लिया और शादी धूम धड़ाके से किया, बैंड बाजा बारात किया। था ही नहीं मेरे पास। आजकल लोगों में दिखावा बहुत दिखावा है, और दिखावे के चक्कर में ही लोग खत्म हो रहे हैं। एक बार शादी हो गया, उसके बाद तो आप 20,000, 25,000 का लोन में आप ब्याज दे रहे हैं, तो वो कलर ही जिंदगी जाता है। और हमारा ऐसा कलर कभी जिंदगी गया नहीं।
हर सप्ताह 15 दिन में हम बाहर खाना खाने चले जाते थे। तो वो इसलिए जाते थे कि हमारे पास कोई कर्जा था नहीं। 6-7 हजार में भी माइंड रिलैक्स था और हमेशा रिलैक्स रहा, क्योंकि मैं कभी लोन के चक्कर में, EMI के चक्कर में पड़ा ही नहीं। तो ये जर्नी शुरू हुआ, लेकिन बीच बीच में वाइफ हमेशा बोलती थी, काफी क्लेश रहते होंगे भयानक एकदम, हमेशा का ये रहता है ना कि आपने अभी तक जमीन क्यों नहीं लिया, आपने अभी तक फ्लैट क्यों नहीं लिया। और मेरा थोड़ा सपना अलग था कि मैं अच्छे जगह पे रहूंगा। हाँ, मैंने काफी सुना है कि आप काफी टाइम तक रेंट पे रहे हैं और अभी आपने रिसेंटली अपना फ्लैट परचेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपने काम हासिल किया। तो प्लीज थोड़ा सा मैं जैसे दिल्ली में रहता था ना, कहाँ संगम विहार, कानपुर ऐसे रहता था, तो देखता था मैं साकेत का घर, ओके यार ये कैसे रहते हैं। तो मैं बोला मैं तो संगम विहार और इस तरह के कॉलोनी में रहूंगा। हाँ, रेंट पे रहूंगा। रेंट पे मैं रहा, अच्छी जगह पे रहा रेंट पे, और मन में था कि हाँ अच्छा कॉलोनी में जाएंगे, अच्छे सोसाइटी में जाएंगे। तो उसके लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करता रहता था। और वाइफ बड़ा बोलती थी कि मतलब अपना लेना है, तो मैंने उनके नाम पे भी, जैसे मान लो कि सैलरी मेरा जब बढ़ा तो मैं 10,000 रुपया उनके नाम पे सैलरी कर SIP कर दिया और 10,000 अपने नाम पे। तो उनका भी लगभग 12-13 साल के बाद, अभी रिसेंटली 3 साल पहले, उनका भी लगभग 70-80 लाख रुपया हो गया था। और मेरे पोर्टफोलियो में भी लगभग 70-80 लाख हो चुका था। तो जब भी वो बोलती थी ना कि फ्लैट खरीदना है, तो मैं बोला पैसा रिडीम कर लो अपना और खरीद लो, मुझे तो नहीं खरीदना है, मेरा वाला पोर्टफोलियो मुझे नहीं बेचना है, तुम्हें बेचना है तो बेच लो। फिर चुप हो जाती थी, बोली नहीं ये वाला तो नहीं बेचना है, आपका वाला बेचना है। बोले मैं क्यों बेचूं, मैं गरीब नहीं होना है, तुमको गरीब होना है तो हो जाओ। तो फिर अभी रिसेंटली मैंने 50 लाख का घर लिया और कुछ भी नहीं लगा, ना लोन लिया, ना EMI, ना कुछ। एक बार पोर्टफोलियो बेचा, 3-4 फंड, 50 लाख रुपया आया अकाउंट में और वाइट में फ्लैट खरीद लिया। तो इस तरह से करके कोई भी कर सकते हैं। आज के लोग में जनरेशन में देखेंगे कि बिटकॉइन ले लो, चेन सिस्टम का आजकल डिमांड, मतलब मैंने देखा लोगों में काफी क्रेज हो रखा है बिटकॉइन का और इस सब चीजों का ना। तो लोगों को पैसा बर्बाद काफी होता है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी आया कि आप ऐसे लगा दीजिए, चेन सिस्टम बना दीजिए। तो हम जब घुसते हैं उसके अंदर ना, तो हम राइट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते कि आपका जो पैसा ये आ रहा है वो आ कहां से रहा है। जो भी कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड के अलावा जो भी है वो कहीं नहीं इन्वेस्ट करते। जैसे सहारा का बात करते हैं, सहारा हमसे पैसा लेके हमें ही लौटा देते थे, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने नाम तो किया कि सहारा हाउसिंग, 2-4 जगह ले लिया और उसके बाद ढोल पीट दिया कि सब जगह आपको घर मिलेगा, पर वो एडवर्टाइज था। करोड़ों लोगों से पैसा लिया, लेकिन 10 जगह पे उसने प्रोजेक्ट बना दिया और उसी पैसे को रोटेट करते चला गया। तो ये चीज आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है चेन सिस्टम में, तो आंसर आएगा कि वही हमारा पैसा ही हमको घूम के आया। मतलब राजू सर ये कहना चाह रहे हैं आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, सबसे पहले ये देखेंगे वो पैसा कहाँ लग रहा है और कहाँ से आपको रिटर्न्स आ रही है। अगर आप उसको पूरा अच्छे से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो मार्केट में ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट से ही कहीं ना कहीं ऐसी रिटर्न्स आ सकती है। क्योंकि अगर आप FD वगैरह में जाएंगे तो वो आपको 7.10 या हर बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स देंगे, क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे राजू सर का अगर मैं आपको बताऊं तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, इन्होंने अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कस्टमर को शेयर किया हुआ है, आपके सामने शेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस किस फंड्स में वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, और इनकी रोज आपके चैनल पे एक वीडियो पोस्ट होती है जिसपे वो म्यूचुअल फंड के बारे में ही आपको पूरा का पूरा इस करते हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया कि 1 करोड़ इन्होंने अपने नाम पे सेविंग इकट्ठी कर ली है और 1 करोड़ अपनी वाइफ के नाम से। सिर्फ एक उनका डिसीजन था जो उन्होंने 12 साल पहले लिया था, और आज के टाइम पे वो उस चीज की सुविधा ले पा रहे हैं। सही समय पे सही डिसीजन बहुत मैटर करता है लाइफ में। तो अगर आप भी अपनी ऐसी जर्नी स्टार्ट करना जा रहे हैं और आप भी एक सैलरीड पर्सन है, तो आप आज से एक SIP लगाइए। और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप राजू सर के चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं कि कौन सा आपका चैनल है, किसको वो देखें और कहाँ लगा। मुझे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे राजू चौधरी के नाम से तो वीडियो आ जाएगा, या फिर स्टार SIP मच फंड करेंगे तो आ जाएगा। तो फंड मैं मच फंड बोलता हूँ। मेरे ससुराल वाले हमको बोलते हैं कहाँ है, मच वाला नहीं है, तो म्यूचुअल फंड बोल के हमारे ससुराल वाले हमें मच बोलते हैं। तो मच फंड भी अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो शायद आ जाएगा। और जहां तक बात है ना, हम लोग सोचते हैं ना बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, LIC में, कहीं भी करते हैं सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही जाता है। कोई बैंक पोस्ट ऑफिस आपका मंगल ग्रह पे नहीं ले जाएगा पैसा मार्केट सेंसेक्स में ही लगेगा। तो वहां से ही पैसा आना है। कोई ये बोलता है ना कि मुझे मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, एक्चुअली वो जाने अनजाने में गलत बोल रहे हैं। आप FD में भी रखेंगे तो वो पैसा वहीं जा रहा है। तो वहां से आपको डायरेक्ट अगर लगाते म्यूचुअल फंड के थ्रू तो 15-16% रिटर्न मिल सकता था, बैंक में लगाते तो 7-8 मिलता है। पेशेंस रखना जरूरी है।
पेशेंस रखना है। पेशेंस आप तभी रख पाएंगे जब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं यहाँ तक आ जाता। मैंने इतना पढ़ा म्यूचुअल फंड के बारे में कि जितना 12th में नहीं पढ़ाऊंगा। तो इंटरेस्ट का बात है कि आप उसमें अगर पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। और अभी तो आसान हो गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 वीडियो देख लेंगे तो सारा कुछ क्लियरिटी आ जाएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक ठाक चीज़ों को समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं, तो आपको 15-20 वीडियो में वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ 1 करोड़ रुपया। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप एक टारगेट बना लीजिए, 12 से 15 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए और वो बन जाता है। इस बीच आप कुछ नहीं खरीदेंगे, सोना चांदी प्लॉट फ्लैट कुछ नहीं खरीदेंगे। जिंदगी का सारा पैसा आप इन्वेस्ट करते जाएंगे 50% तक। वो 1 करोड़ रुपया जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, ये खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में। तो मैं तो अब कुछ नहीं करता हूँ। मतलब आपने उस टाइम पे अननेसेसरी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं थी उस पे ना खर्चा करके आपने सेविंग अपनी स्टार्ट करी, और आज जब आप इस मुकाम पे पहुंच गए तो अब आपने अपना एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है। तो वो हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि इस तरीके से आपकी सेविंग अब मैं खर्च ही करता हूँ। तो खर्च करने का टाइम अब आया है, तो अब जो भी जरूरत है, जो भी अच्छा लगता है वो खरीदते हैं। और पैसा अब मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो एक पेड़ लगाए थे आम का पेड़ ना, वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब आम खाने का इतना ज्यादा आ रहा है कि अब पैसा लगाने का जरूरत नहीं है। अब उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच लालू सर टाइम देने के लिए। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे सर ने बताया, राजू चौधरी के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इनका चैनल मिल जाएगा। और सर यूट्यूबर्स है, और सबसे अच्छी बात है अब सर के 2 अर्निंग पार्टनर्स है। म्यूचुअल फंड तो है ही जो उन्होंने पेड़ लगाया है, अब दूसरा पेड़ भी वो खड़ा कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। तो प्लीज उनको देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।